अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम मराठी ग्रामर का हिस्सा टैट से मुताल्लिक जो है बेसिक मराठी ग्रामर की हम शुरुआत करेंगे इंशाल्लाह। आपको बेसिक तौर पर हिंदी में मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो आज हम वर्णमाला से शुरुआत करेंगे, जिस पर कई ज़्यादा सवालात जो है अक्सर सवालात क्लास 3 के हर एग्ज़ाम में वर्णमाला पर सवालात आते हैं 1 से 2 मार्क के। तो शुरुआत करते हैं हम दोस्तों। सबसे पहले ये बात आपको जहन में रखनी होगी, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं कि जो मराठी ज़बान है इसको अभिजात भाषा का जो है दर्जा मिलने के लिए जो समिति बनाई गई है वो 10 जनवरी 2012 को बनाई गई थी, और इसके जो सदर थे वो रंगनाथ पठारे साहब थे। ठीक है, आपको ये चीज़ जहन में रखनी है। मैं ये मराठी को हिंदी में कई जो है आपके पॉइंट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो अभिजात भाषा जो है उन्हीं ज़बानों को दिया जाता है का दर्जा, उन्हीं ज़बानों को दिया जाता है जो सबसे ज़्यादा प्राचीन हो, यानी सबसे ज़्यादा पुरानी हो, जिसमें सिर्फ 6 भाषाएं हैं। हमको मेन जो जहन में रखना है कि इसको जो है मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा देने के लिए रंगनाथ पठारे समितीची स्थापना करण्यात आली होती। और कधी स्थापन करण्यात आली ही समिति, तो 10 जनवरी 2012 को ये समिति स्थापन की गई है। अगला जो हमारा पॉइंट है दोस्तों, सवाल पूछता है वो कि मराठी ही भाषा कोणत्या गटातील आहे। तो सबसे पहले तो जो बेस सवालात पूछता वर्णमाला में से हर क्लास 3 में, उसमें ये पूछता है कोणत्या गटातील भाषा है। तो ये देवनागरी लिपि है। आर्यन जो उसका गट है आप सामने देख रहे हैं, आर्यन गट की जो है देवनागरी भाषा है और देवनागरी लिपि है इसकी। जो लिखने की जो लिपि है तो वो देवनागरी है। तो ये सवाल पूछता है कोणती लिपि आहे, तो लिपि है देवनागरी, और कोणत्या गटातील आहे अगर पूछा तो आर्यन गटातील भाषा है मराठी। अब देवनागरी लिपि में जो लिखा जाता है कौन सी भाषाएं है, मराठी है, हिंदी है, संस्कृत है, पाली है, गुजराती और बंगाली है। अब वहाँ पर सवाल ये भी पूछ सकता है कि यापैकी कोणती भाषा है देवनागरी लिपित मोड़त नाही। तो 4 ऑप्शन में से वो ये 6 में के कोई 3 दे देगा और एक और ऑप्शन दे देंगे। जैसा उर्दू दे दिया तो उर्दू ये देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है। हम वर्णमाला जो पहला सबक है, जो मेन जो बेस है मराठी ग्रामर का, व्याकरण का, वो देख रहे हैं। तो इसके बाद में हम जो देखेंगे, आप सामने देख रहे हैं कि जो यहाँ पर उगम स्थान जो मराठी भाषा है, मराठी भाषा का जो उगम स्थान है वो क्या है। तो मराठी भाषा का उगम स्थान है, देखो आप सामने देख रहे होंगे कि मराठी भाषा संस्कृत व प्राकृत, या मैंने जहाँ जहाँ टिक किया हुआ वो मेन बात जहन में रखिए। सवाल पूछता किस पर है, तो संस्कृत व प्राकृत या भाषांपासून विकसित झाली आहे असे मानले जाते। तो संस्कृत व प्राकृत ये पूछता है अक्सर, वो कोणत्या भाषांपासून विकसित झालेली आहे, ये इस पर सवाल पूछता है। संस्कृत व प्राकृत कई एग्जाम्स में ये पूछा है, पियून से लेके तलाठी, ग्राम सेवक, जूनियर क्लर्क, सीनियर क्लर्क, इसके आप जितने भी पेपर उठाकर देख लेंगे सब में ये सवालात है। तो मैं सिर्फ आपको बेस बता रहा हूँ किताब में का, बाकी का आपको पढ़ना है, और जिस पर सवालात अक्सरियत में पूछता है वो चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, भाषा हा शब्द संस्कृतमधील भाष या धातूपासून आला आहे, याचा अर्थ आहे बोलणे। ये पूछता है कि कौन से भाषा से आया है, भाषीय शब्द धातु से, भाषीय धातु से जो है शब्द आया, तो कौन से ज़बान से आया है, तो वो है संस्कृत ज़बान से। अब आ जाओ, आप सामने देख रहे होंगे पॉइंट लिपि। तो लिपि क्या है, ये तो लिपि हा शब्द लिंपणे या शब्दावरून रूढ झाला असून आपण ज्या खुणांची लेखन करतो त्याला लिपी असे म्हणतात। ठीक है, ये पूछता है लिपीचा अर्थ काय आहे, तो लिपी म्हणजे लिंपणे। ओके, अब मराठी भाषेची लिपि देवनागरी असून ती डावीकडून उजवीकडे लिहितात, मैंने आपको पहले ही बताया ये। तो ये सवाल पूछता है वो अक्सर कि मराठी भाषा की लिपि कौन सी है, वो है देवनागरी, जहन में रखना है आपको। अब आओ, अपना अगला पॉइंट है भाषेचे मूलभूत घटक। मैंने जहाँ जहाँ टिक किया वो उस पर गौर करो आप। सबसे पहले वर्ण, देखो वर्ण पर सवालात पूछता है वो। मेरी एक बात अगर आप मानते होंगे तो आप क्लास 3 के तलाठी के, ग्राम सेवक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो होते हैं उनमें जो 25 मार्क का जो ग्रामर पूछा जाता है मराठी, वो देख भी लिए तो बहुत फ़ायदा होगा आपका। ठीक है, तो वर्ण यानी तोंडा वाटे बाहेर पडणाऱ्या मूल ध्वनींना वर्ण असे म्हणतात, यानी जबान के जरिए जो बाहर अल्फाज निकलते हैं उनको वर्ण ऐसा कहा जाता है। ये वर्णमाला हमारा जो है सबक चल रहा है, पहला सबक है ये मराठी ग्रामर का बेस। ठीक है, उसके बाद में अक्षर, आवाजाच्या किंवा ध्वनीच्या प्रत्येक खुणेला आपण अक्षर असे म्हणतात। तो अक्षर असे म्हणतात मतलब यहाँ पर जो हम जो आवाज़ निकालते हैं वो आवाज़ जो साउंड निकलता है उसके हर एक जो है आवाज़ के निशान को हम अक्षर ऐसा बोलते हैं। आपको मराठी में ही इसको समझना होगा, सामने जो दिख रहा है। यानी ये सवाल भी मैं बोल रहा हूँ, ये मैंने जितने राइट यहाँ पर जो अंडरलाइन किया वो ये अक्सर पूछता है। स्वर हे वर्ण तसेच अक्षर अशा दोन्ही प्रकारात मोडतात, ऐसा सवाल पूछा जाता है।
डॅश डॅश हे वर्ण तसेच अक्षर अशा दोन्ही प्रकारात मोडतात तो उसको कहते हैं स्वर. ठीक आहे. उसके बाद आ जाओ व्यंजन. व्यंजन पाय मोडून लिहिल्यास ते वर्ण असतात, तर पाय न मोडता लिहिल्यास अक्षरे असतात. व्यंजने पाय मोडून लिहिल्यास ते, अगर वो समझो जिसको हम बोलते हैं ना आधा कोई शब्द लिख देते हैं मराठी में, अगर ऐसा लिखा जाए तो वो वर्ण रहता है और अगर सीधा कंप्लीट लिखा जाए तो वो अक्षर होता है. ठीक है. शब्द. अब यहाँ पर शब्द ठराविक क्रमाने आलेल्या अक्षरांच्या समूहाला काही अर्थ प्राप्त होत असेल तर तो शब्द असे, त्याला शब्द असे म्हणतात. यानी कि कोई भी जो सिलेक्टेड जो सीरीज से जो भी हम जो अक्षर लिखते हैं उसका जो एक मजमुआ तैयार होता है, यानी कि हम कोई भी नाम लिखते हैं वो नाम लिखने की जो तरतीब होती है वो तरतीब से जो अक्षर तैयार होता है और उसको एक बामायनी जो लफ्ज़ बन जाता है तो वो कहलाता है शब्द. ठीक है. छठा पॉइंट है वाक्य. पूर्ण अर्थाचे बोलणे किंवा अर्थपूर्ण शब्दसमूहाला वाक्य असे म्हणतात. वाक्य असे म्हणतात. तो पूर्ण अर्थाचे बोलने यानी मुकम्मल बामानी तरीके से उसको बोलना, और अर्थपूर्ण यानी बामानी जो अल्फाज होते हैं उसका मजमुआ जो है वो वाक्य कहलाता है. पूर्ण अर्थाचे बोलणे किंवा अर्थपूर्ण शब्दसमूहाला आपण वाक्य असे म्हणतो किंवा वाक्य असे म्हणतात. ओके. अब है व्याकरण. व्याकरण की तारीफ आहे भाषेचे स्पष्टीकरण करणाऱ्या शास्त्राला किंवा भाषा शुद्ध करणाऱ्या शास्त्राला व्याकरण असे म्हणतात. तो ये चीज़ें समझ में आ गई आपके. ये मैंने आपको बेस जो है वर्णमाला उसका बताने की कोशिश किया हूँ. इसके बाद में हम देखेंगे अगला जो है पॉइंट आप सामने देख रहे हैं, वर्णमाला किंवा मूळाक्षरे. देखो ये इस पे के सवालात मैं जो भी बोल रहा हूँ वो जहन में रखिए या फिर नोट डाउन करके भी रखे तो चलता. देखो जो मूल वर्ण है मराठी में वो 48 रहते हैं, 48 जैसी अपनी हरूफ तहज्जी होती है वैसी उनकी वर्णमाला होती है. तो इसमें कुछ रद्दोबदल हुआ था पिछले 2009 में. उसका हवाला देते हुए उन्होंने यह कहा कि ए और अ ये जो इंग्लिश के जो वर्ण है, ये जो वर्ण है मराठी में ये इंग्लिश से आए हैं, उनके जो है जिसको बोलेंगे वॉवेल से आए हैं, और क्ष और न्य ये दो व्यंजन जो संयुक्त व्यंजन जो है ऐड हुए हैं. इसलिए अब उसकी जो संख्या है वर्णमाला की वो 52 हो गई है. यानी इन्होंने एक वहाँ पर राज्य मराठी विकास संस्था पुणे विद्यापीठ भाषा संचालनालय इसका हवाला देते हुए कहा कि वो वर्णों की संख्या 52 हो गई है. पहले 48 मानी जाती थी, फिर एक माहिती का अधिकार डाला गया तो ये संस्था ने उनको बताया कि ए और अ जो है ये इंग्लिश से और क्ष न्य ये संयुक्त जो व्यंजन है ये ऐड होने के बाद में 48 से वो टोटल 52 हो चुकी है. यानी कि जिसको मॉडर्न वर्णमाला है अगर पूछा, मॉडर्न वर्णमाला अगर पूछा तो उसको बोलेंगे हम 52 वर्ण है उसमें. और अगर उसने पूछा कि वर्णमाला मूल वर्णमाला जो कितने की थी तो वो है 48. ये सवाल पूछता है और पूछता ही है 100%. मेरे आंखों के सामने से ऐसे कई सवाल गए एग्जाम देते वक्त में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ. क्लास 3 के जो भी पेपर्स होते हैं उसमें ये पूछता है. अब आपके सामने ये जो दिख रहा है ये है पूरा जो है तख्ता उसका. देखो मराठी में टोटल जो है स्वर यानी कि वॉवेल्स जो है वो 14 है. स्वर आदि अम और अह के सामने जो अम के ऊपर जो अनुस्वार लगता है और अह के पीछे जो विसर्ग लगता है वो स्वरादि कहलाते हैं. और स्वर देखो 14 है, जिसमें कि रस्व स्वर यानी जिसकी आवाज़ हल्की रहती, जैसा कि एकदम फट से निकल जाती, अ ई उ रू लू, ये 5. अब दीर्घ स्वर जिसकी आवाज़ लंबी रहती, आ ई उ, ये 3 है दीर्घ स्वर. संयुक्त स्वर यानी जो मिलकर बनते दो जो है शब्दों से मिलकर बनते, ए ये अ और ई से मिलकर बना है ए. वैसे ही ए ओ, अ अधिक उ ये ओ बनता है, अ अधिक आ अधिक उ ये औ बनता है. इसलिए ये संयुक्त स्वर कितने हैं 4. उसके बाद में मैंने बोला कि ये इंग्लिश से जो आए हुए अंग्रेजी से वो है अ ए और अ ये 2 है. तो ये हो गई स्वर की जो है व्याख्या. स्वरादि 2 है, जिसमें हम बोलेंगे एक अनुस्वार है और एक विसर्ग है. उसके बाद व्यंजन जो मराठी में है वो 34 है. और संयुक्त व्यंजन में जो आपको अभी पीछे बताया क्षोज्ञ. संयुक्त व्यंजन यानी जैसा क और श से मिलकर बना क्ष और द न ये से मिलकर बना ज्ञ, या इसीलिए इसको संयुक्त यानी मिले हुए जो है व्यंजन कहते हैं. तो 2 संयुक्त व्यंजन हैं. अब हम देखेंगे यहाँ पर जो व्यंजने है उसको 34 जो व्यंजन है उसको स्वरांत भी कहा जाता है और परवर्ण भी कहा जाता है. ये बात जहन में रखिए. व्यंजनों को ही स्वरांत यानी स्वराच्या अंती येणारी ऐसा कहते हैं और परवर्ण भी उसको कहते हैं. तो ये सवाल पूछता व्यंजनाला आपण डैश डैश असे ही म्हणतो. तो परवर्ण भी ऑप्शन आ सकता है, स्वरांत भी ऑप्शन आ सकता है. तो देखो व्यंजनों के प्रकार है कितने. अब व्यंजनों में देखो स्पर्श व्यंजने, अर्धस्वर, उष्मे, महाप्राण और द्रविडियन.
ये ऐसे उसके प्रकार है। तो स्पर्श व्यंजन में देखो, स्पर्श व्यंजन में आप यहाँ देख रहे होंगे, आप यहाँ पर जो फोटो है इसमें तो 25 है। स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25 है। अब उनका देखो कैसा कैसा इसके गट है, इसके जो है उन्होंने अलग अलग जो है ब्लॉक्स बनाए हैं। तो क वर्ग में क्या क्या आते? क वर्ग में कठोर, मृदु और अनुनासिक। कठोर यानी जिसकी आवाज़ जो है थोड़ी दमदार होती है वो वाले। क वर्ग में क ख, मृदु में ग घ और अनुनासिक न। च वर्ग में देखो आप च छ ज झ न। ये पूरा जो आपको सामने दिख रहा है आपको ज़बानी याद करना है, इस पर भी सवाल आपको पूछता है। ओके, ये 25 व्यंजन जो दिख रहा है। अर्धस्वर यानी कि अंतस्थ जिसको बोलते हैं, अर्धस्वर जिसके आप देख रहे होंगे य के नीचे एक छोटी सी ऐसी डैश की लकीर मारी हुई है, वैसा अर्धस्वर ऐसे लिखे जाते हैं। तो वो है ये र ल व 4 है अर्धस्वर। उष्मे यानी घर्षक, घर्षण वाली आवाज़ जिससे निकलती वो है 3 श श स। घर्षण होकर यानी घस कर जो है गले में से जो आवाज़ निकलती वो है घर्षक। तो उष्मे या घर्षक जिसको हम बोलते वो है श श स। महाप्राण, महाप्राण एक है जो है ह मराठी में। और द्रविडियन यानी स्वतंत्र, जो कि स्वतंत्र क्यों? क्योंकि ड़ से कोई नाम की शुरुआत नहीं होती, ये किसी के सामने ही लग सकता है, ड़ से कोई भी नाम की शुरुआत होती नहीं। तो ये टेबल जो है आपको 100% दिमाग में बैठाना है, जिसकी वजह से आपको बहुत आसानी होगी। मैंने ईजी लैंग्वेज में समझाने की जो है कोशिश किया हो। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो है आज का वीडियो आपके क्लियर कट मराठी व्याकरण के बेसिक पार्ट की जो पार्ट जो है वो पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। वैसे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हम आगे भी मराठी व्याकरण के वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे। अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, उर्दू मीडियम में शेयर करो। और इस मराठी व्याकरण को मैं ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में, उर्दू में समझाने की कोशिश करूँगा। और मैं ये गारंटी के साथ बोलता हूँ कि क्लास 3 में वर्णमाला पर 1 से 2 मार्क का कहीं पे भी सवाल आ सकता है। तो ये आपके अगर समझ में आएगा तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और उर्दू मीडियम में खुसूसन जो है शेयर करो। अस्सलामु अलैकुम।